तो आप सभी का वापस स्वागत ऑफिशियली। और अपना टॉपिक जैसा कि ये सामने आपको दिख रहा है, इन्फ्लेशन मीनिंग एंड कॉजेज। इन्फ्लेशन का मतलब मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति की परिभाषा और उसके कारण क्या है। ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हर बार एग्जाम में भी आता है और समझने की दृष्टि से भी ये काफी अच्छा टॉपिक है। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षा में भी ये टॉपिक काफी पूछा जाता है, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से सुने इस टॉपिक को। मुद्रास्फीति की परिभाषा मैं आपको लिखवा देता हूं 2 लाइन में। मुद्रास्फीति की परिभाषा यह है कि कीमतें सतत बढ़ना मुद्रास्फीति कहलाता है। कीमतें सतत बढ़ना या लगातार कीमतों का बढ़ना मुद्रास्फीति कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है 2 लाइन में। 1 लाइन में कीमतों का लगातार बढ़ते जाना मुद्रास्फीति कहलाता है। अब बात यह है कि मुद्रास्फीति, जब कीमतें बढ़ती है तो उसको मुद्रास्फीति कहते हैं, लेकिन बात यह है कि मुद्रास्फीति अच्छी है या बुरी है। इसके कई घटक हैं, इसके कई इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो बताने का प्रयास करेंगे। केवल एक दिशा में नहीं है कि ऐसा नहीं है कि मुद्रास्फीति बुरी ही है, ऐसा नहीं है। जब मुद्रास्फीति हद से ज्यादा हो जाए, मुद्रास्फीति हद से ज्यादा हो जाए, कंट्रोल में नहीं रहे, वो मुद्रास्फीति घातक है। लेकिन एक औसत भारत में 4% मुद्रास्फीति बढ़ती है, 5% बढ़ती है तो घातक नहीं है। इतनी मुद्रास्फीति होनी भी चाहिए, इतनी मुद्रास्फीति होनी भी चाहिए। लेकिन इससे अधिक, जैसे 100%, मतलब ये हुआ कि मुद्रास्फीति को कैसे मापते हैं मैं आपको बताता हूं कि इस समय की मुद्रास्फीति मापनी होती है ना, तो हम ये करते हैं कि पिछले साल इस समय इस वस्तु की कीमत क्या थी। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि एक चाय की कीमत, जो चाय अपन पीते हैं, आज से 1 साल पहले इसी समय 5 रुपए एक कप चाय के लगते थे। आज यदि 6 रुपए लगते हैं तो मुद्रास्फीति कितनी हो गई? 6 - 5 पीछे बचा 1, 1 डिवाइड बाई 5 इंटू 100 कितना हो गया? 20%। कितना हो गया? 20%। एक सिंपल भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मुद्रास्फीति, देश के अंदर मुद्रास्फीति है वो क्या है? औसत कीमतों में क्या परिवर्तन हो रहा है, उसके आधार पर मुद्रास्फीति मापी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति मापने का तो सबसे अनुकूलतम तरीका है, जिसको सरकार ने भी माना है, वो है भारत में होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्या होता है? थोक व्यापार सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI बोलते हैं जिसको। इसके आधार पर भारत में मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। WPI भारत में पिछले कई सालों से, आजादी के बाद से ही लगातार निकल रहा है और उसके आधार पे कीमतों में क्या परिवर्तन हुआ है इसकी गणना की जाती है। जैसा मैंने बता रहा हूं, मुद्रास्फीति हर समय घातक नहीं है। यदि मुद्रास्फीति 3%, 4% बढ़े तब देश के लिए घातक नहीं है, इतनी होनी भी चाहिए। यदि मुद्रास्फीति हाथ से निकल जाए, 100%, 200% बढ़ जाए, जिसको हाइपर इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, इसको हाइपर इन्फ्लेशन एक शब्द है। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब यह हुआ जब मुद्रास्फीति कंट्रोल में नहीं है, मुद्रास्फीति, कीमतें बढ़ रही है, ये सरकार के नियंत्रण में नहीं है, मुद्रास्फीति हर महीने 50% से अधिक बढ़ रही है, इस प्रकार की मुद्रास्फीति को हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति का एक रूप है। हाइपर इन्फ्लेशन देश के लिए खतरनाक है, देश की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर देता है। तो हाइपर इन्फ्लेशन खतरनाक है, लेकिन मुद्रास्फीति हर समय खतरनाक नहीं है। यदि ये 3%, 4% बढ़े तब खतरनाक नहीं है। मुद्रास्फीति की परिभाषा यह है कि लगातार कीमतें बढ़ती है, उसको मुद्रास्फीति बोलते हैं। अब मुद्रास्फीति के कारण क्या है, अब मैं आपको एक एक करके कुछ मुद्रास्फीति के कारण, परिभाषा मैंने लिखा दी कि मुद्रास्फीति क्या है, ये परिभाषा मैंने आपको लिखा दी है कि लगातार वस्तु और सेवाओं की जो कीमतें बढ़ती है उसी को मुद्रास्फीति बोलते हैं। मुद्रास्फीति की परिभाषा को यहाँ भी ये समझाया हुआ है
अब क्या है, सीधा मैं इस पे आता हूं कि मुद्रास्फीति के कारण क्या है। मुद्रास्फीति के कारण क्या है, सबको दिख रहा है ना भाई? स्क्रीन स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? चलो एक मिनट। दिख रही है? अब स्क्रीन दिख रही है? चलो, मुद्रास्फीति के कारण क्या है, मैं एक बार आपको सारे कारण लिखवा देता हूं, फिर उसका मैं वर्णन कर देता हूं। आप दो दो लाइनें छोड़ देना, तीन तीन लाइनें, ताकि उसको एक्सप्लेन करने के लिए। पहली, मुद्रास्फीति का कारण क्या है? मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि। पहला कारण क्या है? मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि। पहला ऊपर यहां लिखा हुआ है। फिर दूसरा कारण मैं आपको बताता हूं, वो है राष्ट्रीय ऋण। राष्ट्रीय ऋण या राष्ट्रीय लोन। तीसरा कारण है, इसको डिमांड पुल इन इफेक्ट लिखा हुआ है, इसको कहते हैं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। इसको क्या बोलते हैं? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। ठीक है, ये तीसरा कारण। चौथा कारण ये है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति चौथा कारण मैंने आपको बता दिया। पांचवा कारण है विनिमय दर। पांचवा कारण क्या है? विनिमय दर। ये सारे कारण क्या है? मुद्रास्फीति के कारण है। ठीक है, अब इसके बाद एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि देखिए, मैंने आपको मुद्रा की पूर्ति पढ़ाया था, मनी स्टॉक पढ़ाया था, समझाया था कि देश में जब मुद्रा की पूर्ति तेज गति से बढ़ती है, तो मैंने आपको बताया था कि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की सोच क्या थी कि यदि मुद्रा की पूर्ति 10% बढ़ेगी तो कीमतें भी कितनी बढ़ेगी? 10% बढ़ेगी। इसलिए वो कह रहे थे कि मुद्रा की पूर्ति और मुद्रास्फीति के बीच सकारात्मक आनुपातिक संबंध होता है। अर्थात जितनी मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी उतना ही कीमतें बढ़ेगी। इसको न्यूट्रलिटी ऑफ मनी भी बोलते हैं, मैंने आपको लिखवाया था, समझाया था। ठीक है, तो जितनी पूर्ति होगी मुद्रा की उतनी ही वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ेगी। लेकिन इसमें एक चीज यह है कि कीमतें तब बढ़ती है जब वस्तु सेवाओं का उत्पादन नहीं होता है। वस्तु और सेवाओं का उत्पादन नहीं बढ़ता है। मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है लेकिन वस्तु सेवाओं का उत्पादन नहीं बढ़ता है, तब देश में मुद्रा की पूर्ति मुद्रास्फीति है वो तेज गति से बढ़ने लगती है। ये पहला कारण है कि मुद्रा की पूर्ति की वजह से कीमतों में आनुपातिक सदिश परिवर्तन होता है। दूसरा होता है राष्ट्रीय ऋण। अब आप देखो क्या होता है, जब देश की सरकार, जैसे भारत की सरकार है, भारत की सरकार को यदि बजट घाटा होता है, मतलब सरकार का खर्च सरकार की आय से ज्यादा है, तब सरकार क्या करती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिलीज करती है और बाजार से ऋण लेती है, बाजार से पैसा लेती है। जब ये बाजार से पैसा लेती है तो होता क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन की क्रियाएं होती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन की क्रियाएं होती है। आप पॉइंट लिख दीजिए। जब सरकार का खर्च आय से ज्यादा होता है तब बाजार से लोन लेती है, सरकारी प्रतिभूतियां सरकार जारी करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाजार में ओपन मार्केट ऑपरेशन की क्रियाएं करती है और अंततः क्या होता है? देश में मुद्रा की पूर्ति बढ़ने लगती है और इसके फलस्वरूप कीमतें भी बढ़ने लगती है। तो इसलिए जब राष्ट्रीय ऋण, सरकार के ऊपर जब ऋण ज्यादा हो जाता है, तब मुद्रा की पूर्ति बढ़ने के कारण मुद्रास्फीति बढ़ने की भी संभावना रहती है। तीसरा है डिमांड पुल इफेक्ट। मुद्रास्फीति कभी ऐसे भी बढ़ सकती है जैसे किसी चीज की मांग अचानक बढ़ जाए। देखिए कि अल्पकाल में वस्तु और सेवाओं की पूर्ति तो फिक्स होती है, पूर्ति को अधिक परिवर्तित अल्पकाल में नहीं किया जा सकता। और अल्पकाल में अचानक यदि किसी वस्तु की कीमत, अचानक किसी वस्तु की मांग बढ़ जाए, तब क्या होता है? उसकी कीमतें तेज गति से बढ़ने लगती है।
उदाहरण के तौर पे आपने देखा कि सैनिटाइजर की डिमांड अचानक बढ़ गई, जैसे कोरोना आया सैनिटाइजर की डिमांड अचानक बढ़ गई तो कीमतें कितनी बढ़ गई थी। मास्क आप देखो, जो मास्क 2-3 रुपए में मिलता है, अचानक उसकी मांग बढ़ गई तो कीमतें 100-100 रुपए तक हो गई थी। अब तो वापस कम हो गई क्योंकि पूर्ति भी बढ़ गई। तो इसलिए किसी वस्तु की मांग अचानक बढ़ने से पूर्ति स्थिर रहती है, तब उस वस्तु की कीमतें बढ़ने की संभावना रहती है, मुद्रास्फीति बढ़ने की संभावना रहती है। इसीलिए इस कोरोना काल में जब कोरोना अचानक देश के अंदर आया तो मार्च और अप्रैल में सारे मेडिकल जो साधन है, सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे कि मास्क हो गया या टेस्ट किट हो गया, इनकी कीमतें तेज गति से आगे बढ़ने लगी क्योंकि इनकी मांग अचानक तेज गति से बढ़ने लगी। तो इस प्रकार की जो मुद्रास्फीति होती है बाजार में, उसको क्या कहते हैं? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। क्या बोलते हैं? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। ठीक है, ये दिख रहा है ना सबको स्क्रीन? उसके बाद में है चौथा, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। चौथा क्या है? लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। होता क्या है कि जब जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो फर्म होती है ना, जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करती है, यदि उनसे बनने वाले साधनों की कीमतें ज्यादा हो जाए, एक उदाहरण के तौर पे इसे समझने का प्रयास कीजिए कि कारें लोहे से बनती है, स्टील से बनती है। यदि स्टील की कीमत बढ़ जाएगी तो इसका मतलब कार की कीमत तो बढ़ना ही है, क्योंकि कार इन स्टील से बनती है। स्टील क्या? इनपुट है। तो इसलिए कहते हैं कि जब वस्तु और सेवाओं को जो बनाते हैं, उन बनाने वाली साधनों की कीमतें बढ़ जाती है, संसाधनों की कीमतें बढ़ जाती है, इनपुट की कीमत बढ़ जाती है, तब आउटपुट की कीमत भी बढ़ जाएगी। इसलिए अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति होने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार की मुद्रास्फीति को लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं, अर्थात जिन साधनों का वस्तु और सेवाओं को बनाने में प्रयोग किया जाता है, उनकी कीमतें बढ़ गई। उनकी कीमतें बढ़ने से वस्तु और सेवाओं की कीमतें भी बढ़ती है। इसलिए अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति होने की संभावना रहती है। समझ में आ गया? अगला आप देखिए, एक्सचेंज रेट क्या मतलब है? विनिमय दर। विनिमय दर का मतलब ये हुआ कि होता क्या है, जब अर्थव्यवस्था में जो विनिमय दर है, जो एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट क्या होती है कि $1 के बदले में कितने रुपए मिलेंगे या $1 में कितने डॉलर मिलेंगे, ये क्या कहलाती है? विनिमय दर कहलाती है। मतलब रुपए के बदले में डॉलर का जब आदान प्रदान करते हैं तो ये रुपए की विनिमय दर कहलाती है। जब डॉलर के बदले में रुपयों का आदान प्रदान करते हैं तो ये डॉलर की विनिमय दर कहलाती है। जब एक्सचेंज रेट, अर्थव्यवस्था में जब एक्सचेंज रेट एप्रिशिएट होने लगती है, एप्रिशिएट कब होती है? मतलब जब एक्सचेंज रेट ऊपर की ओर बढ़ने लगती है, मतलब इसका ये हुआ कि जो एक्सचेंज रेट है वो हमारा रुपया यदि मजबूत हो जाता है तो क्या होती है? एक्सचेंज रेट तो गिरती है, ठीक है, क्योंकि एक्सचेंज रेट में आपको फॉर्मूला बना के क्लास में समझाऊंगा कि क्यों गिरना कहते हैं, क्यों इसको बढ़ना कहते हैं। लेकिन एक सामान्य भाषा में मैं आपको समझा देता हूं कि हमारा रुपया जब मजबूत होता है, मजबूत कब होता है? जब हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम होता है, हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव होता है, या हमारी अर्थव्यवस्था स्ट्रांग है, या तेज गति से विदेशी धन हमारे देश के अंदर एफडीआई के रूप में आता है, तब हमारे क्या है? रुपए की मांग बढ़ जाती है। रुपए की मांग बढ़ जाती है। रुपए की मांग बढ़ने पर होता क्या है कि डॉलर के बदले में जो रुपया देते हैं ना, वो वैल्यू कम हो जाता है। जैसे आज के उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं कि $1 में यदि 70 रुपए आ जा रहे हैं, यदि हमारा रुपया मजबूत हो गया है ना, अधिक से अधिक हमारे पास विदेशी धन आता है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ने लगता है, तब क्या होता है कि अधिक से अधिक लोग डॉलर देंगे और उनके बदले में रुपया लेंगे। तो क्या होगा? रुपए की मांग बढ़ जाएगी। रुपये की मांग बढ़ जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ? अब पहले $1 में 70 रुपए मिल रहे थे, अब $1 में 65 रुपए मिलेंगे। मतलब क्या हो जाएगा? डॉलर के में कम पैसा मिलेगा, है ना? तो इसको क्या कहते हैं? रुपया मजबूत हो गया। रुपया मजबूत हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं कि एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएट हो गया। एक्सचेंज रेट क्या हो गया? मतलब कम हो गया। इसको कहते हैं एप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट। तो इस कंडीशन में होता क्या है? जब हमारा रुपया मजबूत हो जाता है,
हमारा निर्यात आयात से ज्यादा होता है। जब विदेशी पूंजी देश के अंदर आती है, विदेशी पूंजी जब देश में निवेश करना चाहती है, इस कंडीशन में हमारा रुपयों का, हमारे रुपए का, हमारी देश की मुद्रा का विदेशी लोगों के दिमाग में अच्छा असर पड़ता है। तब रुपए की डिमांड बढ़ती है। बढ़ने से क्या होता है, हमारी विनिमय दर परिवर्तित होती है, एप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट होता है। और ऐसा होने से क्या होता है, ऐसा होने से ऐसा होने से जो हमारी एक्सचेंज रेट है उसको स्टेबल रखने के लिए, क्योंकि सरकार क्या चाहती है कि एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखा जाए, ऊपर नीचे नहीं किया जाए, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी पंप करती है। लिक्विडिटी पंप क्या करती है कि उनको लग रहा है कि नहीं, भारत का रुपया तेज गति से बढ़ रहा है, उनको लग रहा है कि भारत का रुपया तेज गति से बढ़ रहा है, तो इसलिए क्या करेगी अर्थव्यवस्था में, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिक से अधिक पैसा जारी करेगी। पैसा जारी करने से अर्थव्यवस्था में क्या होगा कि इस विनिमय दर की वजह से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से क्या होता है, मुद्रास्फीति होती है। मुद्रास्फीति बढ़ने की संभावना रहती है, कीमतें बढ़ने की संभावना रहती है। तो मेरा कहने का मतलब सिंपल सा इतना है कि विनिमय दर की वजह से भी देश में मुद्रास्फीति हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए ये 5 कारण है। 5 कारणों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था में तेज गति से मुद्रास्फीति होती है। मुद्रास्फीति की परिभाषा मैंने आपको एक-एक करके समझा दिया है कि मुद्रास्फीति क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। अब डिटेल में, क्योंकि मुद्रास्फीति को लेके 2-3 क्लासें चलेगी, तो मैं डिटेल में आपको और समझाता रहूंगा। और सामान्य परिभाषा और सामान्य मुद्रास्फीति के कारण क्या है, ये 5 कारण हैं, मैंने आपको समझा दिए हैं। अब आप इनको लिख भी देना हिंदी में, ठीक है।